नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान के इतिहास वाला भाग। इसमें आज आखिरी जो चैप्टर है वो है, और इसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें क्या है, सामान्यतः कुछ इमारतों के बारे में, कुछ चित्रों के बारे में और कुछ किताबों के बारे में जानकारी दी गई है। इसकी शुरुआत में सबसे पहले लौह स्तंभ के बारे में बताया गया है। लौह स्तंभ कहाँ है? देखिए, ये लौह स्तंभ मेहरौली यानी दिल्ली में जो स्थित है, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। यानी जो दिल्ली की कुतुब मीनार है उसके पास स्थित है, उसी परिसर में। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इस पर एक खुदे हुए अभिलेख से चंद्र नामक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंशीय शासक था। इतने वर्षों बाद आज तक इस पर कोई भी जंग नहीं लगी है। देखिए, ये प्राचीन भारतीय रसायन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, ये जो लौह स्तंभ है। क्यों? क्योंकि उस समय आज से लगभग 1500 साल पहले जब इसका निर्माण किया गया, तो इसमें इस प्रकार का लेपन रसायनों का किया गया था कि इस पर जंग नहीं लगे। और आज भी ये खुले आसमान में खड़ा है और इस पर अभी भी जंग नहीं लगा है। आगे है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत में जैन और बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा है। और चूंकि इन दोनों धर्मों का उद्गम स्थान भी भारत ही है, और यहाँ पर इन दोनों धर्मों का प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। और इन्होंने भारतीय शासन कला को, वास्तुकला को, इनको बहुत प्रभावित किया है। इसमें जो भगवान जो बुद्ध थे या उनके अनुयायी थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उनकी जो अस्थियां, राख वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए स्तूप वगैरह बनाते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। और इसका जो आकार है, इसका आकार गोल भी हो सकता है, इस प्रकार गोल भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा लंबा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ काफ़ी बड़े भी होते हैं। इन स्तूपों के भीतर क्या होता था कि जैसे मान लीजिए एक स्तूप है, ये उल्टे कटोरे की जैसी आकृति का होता है ये स्तूप सामान्यतः। इस स्तूप में क्या है कि जो बुद्ध या उनके अनुयायी थे, उनके जो शरीर के अवशेष थे, जैसे दांत, हड्डी, राख, या उनका कोई भी प्रिय जो सोने चांदी वगैरह के कुछ आभूषण वगैरह कुछ होते थे, वो क्या करते थे कि एक बक्से में रख करके उस पे मिट्टी का टीला बना देते थे। और इस मिट्टी के टीले को ईंटों से या जो तरासे हुए पत्थरों से ढक देते थे। और जो इसमें ये जो बक्सा जिसमें रखते थे, ये जो हड्डी, दांत वगैरह, राख वगैरह, इसे धातु मंजूषा कहते हैं, ठीक है। और स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने का वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। कि जो स्तूप बना हुआ है उसके चारों ओर जो जो परिक्रमा करते थे, इसको बोलते थे प्रदक्षिणा पथ। और इस रास्ते को क्या करते थे, रेलिंग से घेर दिया जाता था, ऊंची ऊंची रेलिंग से घेर दिया जाता था इस रास्ते को। और इस जो रेलिंग नुमा जो सुरक्षा घेरा था, इसको बोलते थे वेदिका। इस रेलिंग नुमा जो घेरा रहता था, जिसमें लोग उसके स्तूप के चारों ओर चक्कर लगाते थे, इसको बोलते थे वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार होते थे। रेलिंग तथा तोरण द्वार प्राय सुंदर मूर्तियों से सजे होते थे। मंदिरों और इसके अलावा जो मंदिर वगैरह थे, उनका जो महत्वपूर्ण भाग जो था वो गर्भगृह होता था। गर्भगृह क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, ठीक है, और इस मंदिर में जो
प्रांगण होता है, प्रांगण में भी मुख्य मंदिर, उसके ऊपर जो मंदिर की शिखर रहती थी, और इस मंदिर के अंदर एक कमरा द्वार रहता था जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति वगैरह रखी जाती थी, इसको बोलते थे गर्भगृह। ऐसा ही एक शिखर वाले मंदिर का एक उदाहरण प्राचीन काल का मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है भीतर गांव का मंदिर। ये मंदिर का नाम है, उस स्थान का नाम है भीतर गांव। ठीक है, भीतर गांव का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये अपने काफ़ी ऊंचे शिखर के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण भी आज से 1500 साल पहले हुआ था। मंदिरों में सभागार को मंडप कहते थे, और जो मंदिरों में सभा वगैरह होती थी, जो भजन कीर्तन वगैरह होते थे, उस स्थान को मंडप कहते थे। एक मंदिर का उदाहरण बताया गया है इसमें, महाबलीपुरम का मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम मंदिर जो है, प्रसिद्धि का कारण ये है कि ये एकाश्म है। एकाश्म का मतलब होता है एक ही पत्थर से बनाया हुआ मंदिर, केवल और केवल एक ही पत्थर से बनाया हुआ है। इतना बड़ा वो पत्थर था, उसको तराशा गया है और उसमें मंदिर बनाया गया है। ये देखिए, ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये महाबलीपुरम का मंदिर है, और ये एकाश्म है। ये संपूर्ण एक ही बड़े पत्थर को या एक बड़े पहाड़ को काट कर बनाया गया है। देखिए कितना ही सुंदर इसमें शिखर बनाया गया है। उसके बाद उसकी छत है, और छत के बाद देखिए ये जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, इन पे ये छत का भार है। अब आप देखो उस समय इतने बड़े पहाड़ को, पत्थर को काट करके मंदिर बनाया गया था। कितनी महत्वपूर्ण बात है। आगे है चित्रकला। चित्रकला, अजंता गुफाओं में 1500 साल पहले के बने हुए चित्र मिले हैं, और पहाड़ों को खोद कर बनाई गई इन गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि अजंता, एलोरा, है ना, यहाँ की गुफाएं जो हैं, ये जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ रहते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो क्या होता था, मार्ग में इनके रहने के जो आश्रम बनते थे, विश्राम स्थल बनते थे, ठीक है, वो कहाँ बनाए जाते, वो रास्ते में कोई पहाड़ वगैरह को उनको काट कर ही बनाए जाते थे। कुछ तो व्यापारी लोग भी बनवा देते, ज़्यादातर ये भी खुद भिक्षु भी जैसे किसी स्थान पर रुकते तो वहाँ बना लेते कि अगले वर्ष वो खुद रुकेंगे या कोई और व्यक्ति रुकेगा, उनके काम आएगा। ऐसे राजस्थान में भी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और वो गुफाएं कहाँ हैं? वो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं कोलवी नामक स्थान पर। और कोलवी कहाँ पड़ता है? कोलवी है झालावाड़ में। ठीक है, और झालावाड़ के पास ये जो कोलवी है, और कोलवी के पास ही और गुफाएं भी हैं, विनायगा की गुफाएं। विनायगा, जैसे कोलवी की गुफाएं हैं वैसे ही विनायगा की गुफाएं हैं। कोलवी की ज़्यादा सुंदर है और संख्या में भी ज़्यादा है, विनायगा में कम है। ये भी उसी के पास में स्थित है। और जो इनके जो चित्र बनाए जाते थे वो गुफाओं में, वो कैसे बनाए जाते थे? वो मशाल की रोशनी में बनाए जाते थे। ठीक है, और वो अब आप सोचिए कि उस समय इतनी कम रोशनी में भी इतने सुंदर चित्र बना देते थे, और उन चित्रों में रंग भी भरा जाता था। रंग किसका होता था? पौधों का और खनिजों से बनाए जाते थे। ये देखिए, ये अजंता के एक गुफा में मिली हुई तस्वीर है। अब आप देखिए उस समय की, आज से लगभग 1500 साल पहले की बनी हुई ये तस्वीर है। आप कितनी सुंदर ये तस्वीर है ना। और उस समय के देखिए रंग भी आज भी सुरक्षित है। और ये जो है, ये सांची का स्तूप है, जिस हमने स्तूप के बारे में पढ़ा था। सांची का स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में। इसके जो स्तूप के ऊपर देखिए, ये पत्थर वगैरह से सजावट वगैरह करके, नक्काशी वगैरह करके इस स्तूप को सजाया गया है। ये सांची का स्तूप है, ये जो मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए अब है पुस्तक और लेखक। देखिए पुस्तक और लेखक, जो पुस्तकें लिखी जाती हैं वो लिखी जाती हैं कागज़ के ऊपर। और कागज़ का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज़ का सबसे पहले आविष्कार आज से लगभग 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने किया था। कहाँ किया था? चीन में किया था। कहाँ किया था? चीन में किया था कागज़ का आविष्कार। जीके का प्रश्न बन सकता है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। किसने किया था? काइलून नामक व्यक्ति ने। देखिए चीन से क्या हुआ कि ये कोरिया गई ये कला कागज़ बनाने की, ठीक है,
और कोरिया से जापान होते हुए यूरोप अरब के देशों में यूरोप से पहले अरब के देशों में पहुंची, वहां से यूरोप पहुंची, भारत में ये यूनान से आई, अरब कंट्री से आई। देखिए कुछ पुस्तकें और उनके कुछ लेखकों के बारे में बताया गया है। एक पुस्तक है सिलप्पदिकारम, सिलप्पदिकारम, इसके लेखक है इलांगो, ये तमिल भाषा में सिलप्पदिकारम। दूसरी है मणि मेखलाई, दूसरी पुस्तक है मणि मेखलाई, इसके लेखक है सतनार। ये जो दोनों पुस्तकें हैं, ये जो दोनों पुस्तकें ये तमिल भाषा में है। ये जो आप मैंने पहले पढ़ाया था संगम साहित्य, उस संगम साहित्य से संबंधित है ये दोनों पुस्तकें, सिलप्पदिकारम और मणि मेखलाई। सिलप्पदिकारम के लेखक इलांगो और मणि मेखलाई के सतनार। याद रखिए क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन दोनों किताबों के बारे में, किस भाषा की है, कौन इनके लेखक हैं। अगली पुस्तक है मेघदूत। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। ये भी गुप्त काल की लिखी गई है, गुप्त काल के प्रमुख कवियों में से रहे हैं, भारत के प्रसिद्ध संस्कृत के कवि रहे। मेघदूत, मेघदूत क्या है? मेघ यानी बादल। इसमें क्या है कि एक प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर बनाई गई है ये। और इसमें क्या होता है कि जो प्रेमी होता है वो बादलों को अपना संदेश बहाकर यानी अपना दूत बनाकर भेजता है, उस पर लिखी गई है ये। अगला है महाभारत। महाभारत के बारे में हमने सबने देखा सुना है, महाभारत का सीरियल भी देखा है। महाभारत लिखी थी वेद व्यास ने, ठीक है। और रामायण, रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। देखिए कुछ लोग इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामायण जो है तुलसीदास ने लिखी थी, ठीक है। तुलसीदास ने नहीं लिखी थी, तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। तुलसीदास ने कौन सी लिखी थी? रामचरितमानस, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में है और रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में है, वाल्मीकि ने लिखी है। आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम ये खगोल शास्त्र पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट, इन्होंने जीरो का आविष्कार भी किया था आर्यभट्ट ने। देखिए पहले क्या होता था कि यूनान के लोग 1 से लेकर 9 तक की संख्या ही प्रयोग में लेते थे। बाद में आर्यभट्ट ने क्या किया, एक जीरो का आविष्कार और किया और उसके बाद गिनती में जीरो जोड़ा जाने लगा। ये खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री जो तारों का, पृथ्वी का, ग्रहों का इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अगले लेखक हैं चरक। चरक ने लिखी थी चरक संहिता। देखिए चरक संहिता क्या है? आयुर्वेद पर लिखी गई एक श्रेष्ठ पुस्तक है। चरक संहिता आयुर्वेद पर लिखी गई एक श्रेष्ठ पुस्तक है। और सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत ने क्या लिखी थी? सुश्रुत संहिता। ये आयुर्वेद पर लिखी गई है। और ये जो सुश्रुत संहिता है ये चिकित्सा पर लिखी गई है। यानी उस समय सुश्रुत ने ऐसे औजारों का आविष्कार कर लिया था जिससे व्यक्ति के शरीर में शल्य क्रिया की जा सके, जैसे चमड़ी वगैरह फट जाए, कट जाए तो उस पर टाँके वगैरह लगाए जा सकें। साथियों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप रिट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, विशेष रूप से L2 सामाजिक विज्ञान के लिए। देखिए इसमें कक्षा 6 का जो सामाजिक है उसका एक भाग जो इतिहास का था वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके 2 भाग और बचे हैं। लेकिन उससे पहले इस पुस्तक के अंत में एक पेज दिया गया है जिसमें प्रमुख तिथियों के बारे में भी जिक्र किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगी। हम इसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए जैसे कि पूरा पाषाण युग में तिथियां लाखों साल पहले के रूप में लिखी गई हैं, उनके बारे में बताया गया। मेहरगढ़ यानी अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कृषि पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व, लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। देखिए मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ है ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ स्थित है मेहरगढ़। और इस मेहरगढ़ में यहाँ कुछ मकान मिले हैं और मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूँ और जौ की खेती भी यहीं से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और भेड़ और बकरी का पालन भी सबसे पहले यहीं किया गया था।
हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ है। ठीक है, आज से 2 से 2500 साल पहले लगभग। ऋग्वेद की रचना का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, इसलिए ऋग्वेद को वैदिक काल यानी 1500 से लेकर 1000 साल तक के काल को हम वैदिक काल बोलते हैं, और 1000 से जो कम है, जैसा 1000 ईसा पूर्व से पहले का जो 900 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक के काल को 500 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय हुआ लगभग 500 ईसा पूर्व में। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327-325 ईसा पूर्व के करीब हुआ था इनका। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 300 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, अशोक का शासनकाल लगभग 272 या 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के बीच में हुई। 600 साल तक का समय माना गया है। कनिष्क का जो शासन है लगभग 78 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक मानते हैं। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है 320 ईस्वी में है। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी के मध्य हुआ। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन, वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। ये उस समय का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी रहा है वल्लभी। तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। ठीक है, गुजरात में। और हर्षवर्धन का काल है 606 से 647 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन था थानेश्वर, जो वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, वहाँ का शासक था थानेश्वर का। बाद में उसने कन्नौज बंगाल को भी जीता। चीनी यात्री स्वयं तसांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी में रहा। ठीक है, ये स्वयं तसांग, इसको कई जगह वेनसांग भी आता है। ठीक है, बहुत सी जगह वेनसांग भी आता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये उच्चारण की दृष्टि से ही थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे हम सुनामी की स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो सुनामी की जो स्पेलिंग है TSUNAMI होती है। टी इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, जो उच्चारण करते हैं तो SUNMAI से हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये उच्चारण का ही थोड़ा सा अंतर है, बाकी कोई खास अंतर नहीं है। पुलकेशिन सेकंड का जो शासनकाल है 609 से लेकर 642 ईसा पूर्व।